हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप की हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हम भारत का जो था आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका देख रहे थे और भारत का भौगोलिक जो वितरण है हम उसको बात कर रहे थे। और इसी में आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल आपका क्या देखा था, भौगोलिक रूप में भारत को 6 रूप में आपका डिवाइड किया और उसको अलग अलग रूप में आपका देखा, इनकी बात करी। फिर हम इसके बाद बात कर रहे थे हिमालय पर्वत की। पहले हमने आपके हिमालय पर्वत की तीनों श्रृंखलाओं को देखा कि कहां पर आपका महान हिमालय है, जिसको हम आंतरिक हिमालय या आपके हिमाद्री भी कहते हैं। फिर हमने लघु हिमालय को देखा, फिर उसके बाद हमने शिवालिक को देखा। हमने देखा कि कैसे हमारा हिमालय आपका उत्तर से मतलब आपका पूरा जो है आपका पूरा फैला हुआ है पश्चिम से लेकर आपके पूर्व की दिशा में, उसको हमने देखा। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा कि कहां पर हिमालय सबसे अधिक चौड़ा है और आपके हिमालय की लंबाई कितनी है, हमने ये भी देखा। और साथ में आज हमने कल कुछ चीजों को लिखा था जो हम हाईएस्ट जो पीक हैं उनकी बात कर रहे थे कि महान हिमालय में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख आपकी चोटियां हैं जिनके विषय में हमने कल लिखा था। और आज हम उन्हें एक एक करके गौर करके आपका देखेंगे भी। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घर पर जाकर मैप अपने फिल किया है, उसको देखा है, उन चोटियों को पढ़ा है। कोई भी बच्चा लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए, कितने बच्चों ने किया है इसको। है कोई बच्चा किसी भी स्कूल से? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने इतना देखा और इसी के साथ साथ आप लोगों ने हिमालय की कुछ ऐसे ऊंचे शिखर थे जिनके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। तो हिमालय के उन ऊंचे शिखरों में सबसे पहले हमने माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी को हमने देखा। माउंट एवरेस्ट कहां पड़ती है? नेपाल में। आपको पता होगा कि हिमालय का सर्वाधिक विस्तार अगर की हम बात करें वो नेपाल में है, हमारे यहाँ कम है तुलनात्मक रूप से नेपाल की अगर हम देखें। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में पड़ती है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी भी आपकी नेपाल में है। जिन बच्चों ने कल नहीं लिखा था एक बार मैं उन्हें पुनः मौका देता हूं कि आप उस पर एक बार फिर लिख लीजिए। जो बच्चे अभी अपनी क्लास में खड़े हैं शांत होकर आपके बैठ जाइए। चलिए ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया, इस रेंज को आपने पढ़ा, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब देखिए अगली चोटियां हैं इसमें नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरुआ, गहुर माथा। तो हमको ये सब जो है इनको हमें एक एक करके अपने इसमें आपका देखना है और इनकी हमें इसमें आपका बात भी करनी है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए एक एक करके हम इनको देखते चलते हैं और इन पर गौर करते चलते हैं सभी को। देखिए एक क्वेश्चन बनता है और आपको पता भी होना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ये बड़ा कंफ्यूज रहता है। ये है K2। कहां है? K2। आप इसको फिल करिए अपने मैप में, जल्दी बनाइए मैप को जिन बच्चों ने नहीं बनाया है, क्योंकि पढ़ते रहिए और फिलिंग करते रहिए ताकि आपको पता लगे कि एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है। क्लियर है? फिल कर लीजिए आप लोग K2 को, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? अगला देखिए नंगा पर्वत, हिमालय की शुरुआती पॉइंट है, यह आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए इसको और यहां से आगे आप लोग देख भी सकते हैं और इसको लिख लें आप लोग अच्छे से। देख लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक एक करके सबसे पहले देखिए आप लोग
एवरेस्ट, और एवरेस्ट के बाद देखिए मकालू। लिखिए, देख लिया आपने, माउंट एवरेस्ट फील किया और आपने मकालू। अब देखिए यहां पर है कंचनजंगा सिक्किम में, इसके बाद धौलागिरी और इसके बाद अन्नपूर्णा, और यहां है नंदा देवी और यहां है कामेट। लिख लीजिए, इनको फिल करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और जो इसमें आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देखते हैं एक एक करके। इतना हमने देख लिया। अब एक इसी में एक पर्वत और है आपका जो बचा हुआ है, नामचा बरवा, इसको और देख लीजिए। और कुछ हैं जो आपको मैप में देखेंगे, आपको वहां से मिल जाएंगे। चलिए आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे महान हिमालय के बलय की प्रक्रिया अब समीत है। आप देखिए जो बलय पड़े हैं, जो मोड़ पड़े हैं, आप वो नेचुरल तरीके से ही है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके कारण ही हुआ है। हिमालय के इस भाग को क्रोड यानी कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। अब हिमालय का जो भाग है वो किससे बना है आपको देखना है, क्रोड यानी कि जो आपको ग्रेनाइट है उससे बना है। श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। कौन सी? कह रहे जो महान हिमालय है इसकी श्रृंखला हमेशा क्या है आपसे, बर्फ से ढकी होती है। आप माउंट एवरेस्ट को देख लीजिए, मकालू को देख लीजिए, गौर माता कामेत को देख लीजिए, यहाँ पर बर्फ जो है बर्फ पर आपको मिलेगी। इससे बहुत सी नदियों का भी आपका प्रभाव है, यानी कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो क्या होती हैं, फ्लो होकर बहती हैं, यानी कि वहां से निकलती हैं और एक दूसरे रीजन में क्या होते हैं, आउटफ्लो जो है ये होती रहती है। ठीक, अब कह रहे हैं महान हिमालय में पाए जाने वाली नदियां और उनके दर्रों के नाम बताने हैं। भारत के उन राज्यों के ऊपर दिए गए उन वहां शिखर को भी देखिए, शिखर भी बता देंगे लेकिन दर्रे का काम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्लियर है? फिलहाल सबसे पहले जो है ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। अगर हम हिमाद्री की बात करें तो दक्षिण में, अगर हम आपका श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो असम में एक ऐसा है स्थित है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। किसके नाम जानते हैं? हिमालय, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न, यानी कि जो श्रृंखला बनी है बहुत अधिक फोर्स लगने से, प्रेशर लगने से, तो जो उनके सेल था, जो स्ट्रक्चर है, उनका रूप चेंज हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि ताप और दाब लगने के कारण सेल का जो स्ट्रक्चर यानी कि जो स्वरूप रूप होता है वो आपका परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है? जैसे कोयले पर ताप और दाब लगे तो आपका हीरा बन सकता है। क्लियर है? चूने पर लगे तो आपका संगमरमर, और संगमरमर पर लगे तो चूना बन सकता है। तो किसके कारण होता है? इन्हीं दो फैक्टर्स के कारण, आपका टेम्परेचर और प्रेशर के कारण होता है, जो उसका स्ट्रक्चर है बदल जाता है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है, यानी कि औसत एवरेज जो हाइट है वो ये हमको देखने की मिल जाएगी, और चौड़ाई इसकी हमको 50 किलोमीटर मिलेगी एवरेज औसत। कहीं ज्यादा भी हो सकती है किसी राज्य में, कहीं कम भी हो सकती है, लेकिन हमने क्या माना है, जो एवरेज नंबर है हमने उसको लिया है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ श्रृंखलाओं का जिक्र आ रहा है, ध्यान देना है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण है। धौलाधार महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं। देखिए यहां कहीं आपको पीर पंजाल दिखाई दे रही है? बताइए। अगर आप मैप देखोगे तो ये आपको सब यहां कहीं ना कहीं जो है आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगी महान हिमालय के आसपास। ठीक है, अगर आप मैप में देखोगे।
ठीक, आगे देखिए। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्ली घाटी जो है स्थित है। हिमाचल को अगर आप लोग देखोगे तो हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है वो किस में है? आपका महान हिमालय में। ये किस में है? ये भी आपका महान हिमालय में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या मिलते हैं? कुछ पहाड़ी नगर, यानी कि महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये देख लीजिए। तो इतने में हमने फिलहाल ये देख लिया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके विषय में। कह रहे हैं कि चित्र 3.2 हिमालय पर्वत। देखिए ऐसी दिखाई देती है ना बर्फ की चोटियां ढकी हुई आपका बर्फ से। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थिति क्षेत्र के में भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं पर आधारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भागों को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ हम लोग आपका नदियों के बीच के हिसाब से, यानी कि नदियों के आउटफ्लो का जो बीच का भाग है उसमें हम लोग कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, यानी कि जहां सिंधु और आपका सतलज नदी बहती है उसके बीच के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आपका पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन पश्चिम से पूर्व क्रम में इसको कश्मीर अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो कहीं इसको कश्मीर हिमालय कहते हैं, कहीं आपको हिमाचल हिमालय। कहाँ? सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसकी बात कर रहे हैं, उसको पंजाब हिमालय या कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब कह रहे हैं कि सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको जानते हैं आपका कुमाऊं हिमालय के नाम से। अब आप सतलज नदी को देख सकते हैं और काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है कि नहीं बनाती है, आप खुद ढूंढिए। ठीक, तो आपको पता होगा कि सतलज और काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आप सिंपल इस पे पॉइंट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए। कैसे? सतलज नदी प्लस सिंधु नदी के बीच को भाग क्या कह रहे हैं हम लोग? आपका पंजाब हिमालय। दूसरा देख लीजिए इसमें, सतलज प्लस काली नदी के जो बीच का भाग है उसको कह रहे हैं कुमाऊं हिमालय। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए लिख लिया इतना? ये देख लिया है। काली और तिस्ता, ध्यान दीजिए, काली और तिस्ता नदी का जो बीच का भाग है उसको जाना जाता है आपका नेपाल हिमालय के नाम से। ठीक, और अगला है तिस्ता और दिहांग नदी के बीच को कहते हैं असम हिमालय। लिख लीजिए इन दोनों को भी, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिकली ये नामांकन है लोकल हिसाब से। ऐसे मान लीजिए सिडनी बुराई एक ज्योग्राफर हैं, उन्होंने क्या किया है? आपका नदियों के आधार पर हिमालय का नाम दिया है। कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो सिडनी बुराई का ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहे हैं कि हिमालय के कुछ आपको क्षेत्रीय नाम पता करने हैं। लोकल नाम क्या है? हर राज्य में कहीं ना कहीं लोकल नाम
से आपका हर चीज को बोला जाता है, ये आपको देखना है। तो इतना आप सिडनी बुराई का जो आपका नदियों के आधार पर हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको लिख लीजिए। अब क्लियर है, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हिमालय नदी आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है क्या करती है, आपका हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड यानी कि गौर्ज बोलते हैं महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक आपका तीखा मोड़ बनाता है। कैसा बनाता है? तीखा मोड़ बनाता है। देखना दिहांग कहीं दिखाई दे रही है क्या आपको? दिखाई दी? ये यहां पर देखेंगे आप बेसिकली, ये देखिए, ठीक है, दिहांग। क्या तीखा मोड़ बनाता है? भारत के पूर्वी सीमा के, क्या कह रहे हैं, जो भारत के जो आपकी पूर्वी सीमा है के साथ फैला है, इन्हें पूर्वांचल या पूर्व की पहाड़ी कहते हैं। पूर्व में जो कुछ पहाड़ियां मिलती हैं, गारो खासोमी जो हिल्स जो हैं, नागा पटकाई बूम, ये क्या है सब? ये आपके पूर्वांचल पहाड़ी हैं, पार्ट ऑफ हिमालय है। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी उत्तर पूर्व राज्यों से होकर गुजरती हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां से गुजरती हैं। मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसाद सैल हैं, कैसे हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यहाँ हिमालय में। घने जंगलों से ढकी हुई हैं, अधिकतर समांतर श्रेणी है। समांतर का मतलब है बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के। घाटी के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई पटकाई बूम है, ये नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर पहाड़ी में शामिल हैं। आप इनको देख सकते हैं। क्लियर है? ये असम या आपको नॉर्थ ईस्ट के इस वाला जो क्षेत्र है, ये वाला बेसिकली, ये आप अगर देखोगे तो यहां आपको गारो खासो जयंतियां, ये यहां पर कुछ आपको जो है, आपको कुछ पहाड़ी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं को बोलते हैं ये आपका पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्व उत्तर की पहाड़ी। ठीक है, पार्ट ऑफ हिमालय है क्योंकि यहाँ आपका तीखा मोड़ लेके नीचे होता है, इस वजह से। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। आप भारत के मैप में जब आप इसको एटलस लेंगे तब आप इसको देख सकते हैं। ठीक, और थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि एक एक चीज को जो भी आप देख रहे हैं, आप उसका प्रॉपर रिवीजन करते चलिए, आप उसको पढ़ते चलिए। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने पूरा जो आपके हिमालय पर्वत जितना हमारे चैप्टर में दिया था, महत्वपूर्ण था, उसको हमने देख लिया। इसमें कोई भी आपका डाउट बन रहा है, कोई भी कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर आपका डाउट हो, फिर उसके बाद हम लोग उत्तरी मैदान को हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन बने कैसे हैं, जो उत्तर का प्लेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं उत्तरी मैदान की। अच्छा, अगर आपसे पूछूं, मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले बताइए मैदान बने कैसे? तो आप कहेंगे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा हिमालय से लाए गए अवसाद के जमाव के कारण ही ये आपको हमको उत्तर मैदान मिलता है। क्लियर है? क्योंकि पहाड़ के हिमालय के ठीक नीचे से आपका मैदान शुरू होता है। क्लियर है ना? अब देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा इसको, जब इसको पढ़ेंगे तो पता भी होना चाहिए आपको। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख प्रणालियों यानी कि सिस्टम से बना है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदी से बना है। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कौन सी 3 नदी सबसे ज्यादा इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको देखना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा का बना है। किसका बना है? जलोढ़ मृदा यानी कि जल द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद यानी कि फुट हिल रीजन बोलते हैं,
में स्थित बहुत बड़े बेसिन मतलब द्रोणी में जलों का निक्षेप हुआ है, जिससे यह उपज मैदान का निर्माण हुआ है। और कह रहे हैं कि इसी निक्षेपण से क्या हुआ है, उपज का आपका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी तक है। कैसा है? 7 लाख वर्ग किमी पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 330 किलोमीटर आपका चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला एक भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्धि, मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कह रहे हैं कि ये क्या है, इन सब की दृष्टि से आपका अत्यधिक आपका उपजाऊ जो क्षेत्र है वो आपका यही है। अच्छी मिट्टी है, पानी है और यही क्या मिलता है, जनसंख्या घनत्व, यानी कि लोग बहुत ज्यादा मात्रा में या डेंस रहते हैं। क्लियर है? ये आपको मिलेगा। उत्तरी मैदानों से आने वाली नदियां निक्षेपित कार्यों में लगती हैं, यानी कि जो मैदान, जो पहाड़ों से आपका आती नदियां, वो निक्षेपण कार्य यानी कि उसको डिपोजिशन को जमाने का काम करती हैं। नदी के नीचे वाले भाग में ढाल कम होने के कारण, अब नदी का जो आपका नीचे वाला भाग होगा, ढाल कम होने के कारण गति कम हो जाती है, यानी कि यहाँ नदी स्पीड पकड़। अब देखिए, यहां से निकली स्पीड ज्यादा होगी और जैसे ही आपके नीचे गिर जाएगी मैदान में, पर स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, स्लो पड़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है। और इससे क्या होता है, नदी द्वीप का निर्माण होता है। नदी अपने निचले वाले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सारी नदियों धाराओं में बट जाती है, यानी कि जब नदी आपका बह रही होती है तो बहुत सारा गाद आपका मलबा अपने साथ लेकर चलती है, और गाद और मलबे के कारण उसमें गाद जब जमती है तो एक नदी 3-4 रूप में आपका अलग अलग आपके जो उसकी हैं डायरेक्शन जो होती हैं, उसका भाग है वो आपका हो जाता है। ठीक, और क्या होती है, बहुत सी धाराओं में आपका बट जाती है। इन धाराओं को बत्रिका कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, तो ये है प्लेन। तो मोटे मोटे तौर पर आप प्लेन को देख लीजिए, इमेज को दिखा दूंगा और एक शब्द आया दूसरा, ध्यान देना है। इतिहास में ये शब्द बहुत मिलेगा, दोआब। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का भाग, दोआब शब्द से मिलकर आया। दो मतलब आब, यानी कि आब मतलब पानी। इस प्रकार पंजाब को भी दो शब्द से मिलकर बनाया, पंज मतलब 5, आब मतलब पानी। ठीक, अब हम दोआब देखते हैं और उत्तर का मैदान देखते हैं। देखिए, यहां तक आपको जो है, इतने हिस्से तक आपको बहुत अच्छे मैदान मिलेंगे देखने के लिए। भाई ऊपर हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के ठीक नीचे देखिए, ये पूरा रीजन आपका प्लेन का है, ये पूरा रीजन आपका प्लेन का है, ये पूरा प्लेन है। यहाँ पर अरावली पर्वत है, यहाँ मरुस्थल है, ये पूरा रीजन आपको, और ये आपका पठारीय क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। अब कह रहे हैं दोआब की बात। दोआब हमने पढ़ा, दो नदियों के बीच का पानी, आप क्षेत्र। अब देखिए, ये रही गंगा और ये रही यमुना, तो ये जो बीच का रीजन होगा, ये जिसको मैं फिल कर रहा हूं, ये बहुत उपजाऊ होता है। उपजाऊ क्यों होगा? क्योंकि दो नदियां यहाँ बगल बगल में बहेंगी, एक नदी इस आपके कॉर्नर पे बह रही है, एक इस पर, तो पानी की पर्याप्तता है। दूसरी बात, जलोढ़ मृदा है तो उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ कृषि अच्छी होती होगी, और कृषि अच्छी होगी तो यहाँ का प्रोडक्शन बढ़िया होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोग समृद्ध होंगे। इसी कारण आप देखते होंगे ये क्षेत्र ऐसा रहा है, चाहे आप वैदिक कल्चर को देख लीजिए, उत्तर वैदिक को देख लीजिए, विदेशी आक्रांताओं को देख लीजिए, आप अरब के आक्रमण को देख लीजिए, मुगल एम्पायर को देख लीजिए, हमेशा गंगा यमुना के दोआब में लगने वाले कर के ऊपर हमेशा लड़ाई रही है, यहाँ का राजस्व आपका वसूलने के लिए। क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है, उत्पादन होता है, तो वहां लोग टैक्स देते थे। ये हमेशा बहुत बार आपका झगड़े का कारण बना रहा है। तो आप पूरा क्षेत्र को देख सकते हैं कि कैसे आपके हिमालय की नदियां इसमें आपका अपना आउटफ्लो बनाती हैं, और आउटफ्लो बनाने के बाद वो अपना
जवाब सारा जो है इसी क्षेत्र में आपका करती हैं। यह आपको देखेंगे और यहाँ क्या होता है, एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण होता है और इसी मैदान को बोलते हैं उत्तरी मैदान। क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान इसको कहा जाता है। चलिए, ये आपने देख लिया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि उत्तर मैदान। यहां तक तो आप एटलीस्ट लिख ही सकते हैं, यहां तक। और उसके बाद इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नोट करिए, चाहे इसको लिखिए फटाफट। आगे देखेंगे इसको। तो इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया और इतना हमने इसमें गौर करके सबको एक चीज हमने देख लिया। और देखिए, इस तरह का कुछ उत्तरी मैदान है जो हमको देखने के लिए मिलता है। प्लेन ऐसा मिलता है, कुछ इस प्रकार में हमको जो प्लेन है वो आपको देखने के लिए देख लिया। चलिए, तो पूरा क्षेत्र हमने पढ़ लिया, कहां पर सघनता है, जलवायु कैसी है, अनुकूल है कि नहीं है, क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, ये सारे चीजों पर हम लोगों ने इसमें आपका चर्चा कर ली। द्वाब का रीजन भी हमने बेसिकली इसमें देख लिया और मैदान इत्यादि चीजों को भी हमने एक एक कर पर इससे जो है गौर करके हमने इसको पढ़ लिया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक एक करके और देख सकते हैं। कुछ क्वेरी है तो आप हमको पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।